हम लोगों ने भारत संसाधन एवं उपयोग के पहले भाग में संसाधन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन, इसके बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों ने जाना था जितने भी नदी, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। मानव निर्मित संसाधन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका निर्माण किससे किया है, मानव ने किया है, जैसे मोबाइल, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, कलम, जितने सारी चीज़ें। और मानव संसाधन में क्या है बच्चों कि मानव खुद क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मानव अगर खुद से मेहनत करके नहीं बनाएगा कोई चीज़ का तो वो किसी भी प्रकार से संसाधन का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर मानव क्या कहलाएगा, खुद एक संसाधन कहलाएगा। स्वयं मानव एक क्या है बच्चों, संसाधन है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था बच्चों कि संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ संसाधन यानी कि रिसोर्स। तो हम लोगों ने इसमें जाना था उत्पत्ति के आधार पर 2, उपयोगिता के आधार पर भी 2, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में और विकास के स्तर के आधार पर 4। तो हम लोगों ने यहाँ मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन के 2 भाग है इसका यहाँ पर मुख्य रूप से वर्णन किया था। और उसके बाद उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन का हम लोगों ने वर्णन किया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाना था उत्पत्ति के आधार पर। इसका उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है। सबसे पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ पर बताया था। जैविक संसाधन से आपका बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, दे देता है बच्चों आपका, जैसे जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है, जैविक कि अजैविक, तो वो क्या हो जाएगा आपका जैविक। मैंने बात किया था वहाँ पर जैविक मतलब कि वो सजीव होगा और अजैविक में क्या होगा बच्चों, वो आपका निर्जीव होगा। उपयोगिता के आधार पर भी 2 होता है, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो मैंने बताया था कि नवीकरणीय क्या होगा, इसका पुनर्चक्रण हो सकेगा, इसका क्या हो पुनर्निर्माण भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अनवीकरणीय होता है बच्चों, इसका क्या है, जो इसका आपका भंडार है वो क्या है, सीमित है। भंडार इसका सीमित है और इसका पुनर्चक्रण करना संभव नहीं है, जल्दी पुनर्निर्माण भी इसका संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था अच्छी तरह से। और मैंने बताया था कि किस किस सेक्शन से आपका क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को मुख्य रूप से अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। आइए आज बात करते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया इसके बारे में, और उसके बाद आगे हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो पहला आ रहा है व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्स। तो यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, वे संसाधन जिस पर केवल एक खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। यानी कि मान लीजिए बच्चों, ये आपका, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं, अगर वो मोबाइल आपका है तो वो आपका कौन सा संसाधन हुआ, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हुआ। लेकिन वही मुख्य रूप से अगर कोई एक बगीचा है, कोई एक माली है बच्चों बगीचा, तो वो बगीचा क्या हुआ, एक खास आदमी का हुआ, वहाँ से वही फल तोड़ सकता है, कोई दूसरा आदमी वहाँ से फल नहीं तोड़ सकता है। तो वो बगीचा क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। उसी प्रकार से तालाब होता है जिसे, तो तालाब में क्या होता है बच्चों, किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे अननोन आदमी को मछली पकड़ने नहीं देता है। तो इस प्रकार से वो तालाब भी क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। उसी प्रकार से कुआं है ना, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स। वे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से एक समुदाय का क्या होगा बच्चों, स्वामित्व होगा, एक समुदाय का अधिकार होगा। जैसे मंदिर एक समुदाय का है ना, उसी तरह से मस्जिद एक क्या है, खास समुदाय का है। मस्जिद में कौन जाते हैं बच्चों, प्रार्थना करने के लिए इस्लाम धर्म के लोग, और मंदिर में कौन जाते हैं, आपका हिंदू सनातन धर्म के लोग जाते हैं। उसी तरह से पिकनिक स्थल में क्या जाता है बच्चों, एक खास समुदाय का जाता है। मान ली पिकनिक स्थल के लिए स्पेशली रूप से, मुख्य रूप से अगर मान लीजिए पूरे आपके कक्षा में 30 स्टूडेंट है, पूरा समुदाय चल गया पिकनिक स्थल पर, तो वो क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। खेल का मैदान, वो क्या होता है आपका सामुदायिक मैदान। तो स्पेशली रूप से आप लोग को ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों नेशनल रिसोर्स, यानी कि इसमें किसका अधिकार होगा, आपका राष्ट्र का होगा। कानूनी तौर पर किसी देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़कें, जिससे समुद्र, राष्ट्रीय पार्क, जितने सारे चीज़ है जिस पर किसका अधिकार हो, अगर राष्ट्र का हो तो उसको बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी बच्चों। ये सब बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन
जो है आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स। वह संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जिन संसाधनों का नियंत्रण किसके पास हो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे किसी खुले तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद केवल अनुसंधानकर्ता ही इसका उपयोग कर सकता है। यानी कि किसी भी खुले, मान लीजिए बच्चों ये आपका भारत है, ये भारत का साउथ इंडिया यानी कि ये आपका दक्षिणी भारत है, तो ये आपका तटीय इलाका है, तो ये आपका यहाँ पर आपका मालूम है आपको, ये आपका अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी आती है और इधर आपका नीचे कौन सा आता है, हिंद महासागर आता है। तो इस तट रेखा से कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर जब चले आएंगे तो 200 किलोमीटर की बाद का जो आपका क्षेत्र आएगा बच्चों, उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, महान भूगोलविद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग VVI लगा दीजिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 100% ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाला है कि महान भूगोलविद जिम्मरमैन जो थे, इनके अनुसार क्या है बच्चों, इन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। यानी कि संसाधन यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों, संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं या फिर बनाते हैं। मुख्य रूप से इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में जल्दी से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं विकास के स्तर पर विकास के स्तर पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा आपका भंडार संसाधन और चौथा आपका संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहला संसाधन संभावी संसाधन के बारे में। तो संभावी कैसा लग रहा है बच्चों, आपको वर्ड सुन करके समझ में आ गया होगा, संभावी यानी कि संभव हो सकता है, ऐसा है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो और उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संभावी संसाधन कहेंगे। मान लीजिए हिमालय पर्वत जो क्षेत्र है बच्चों, उसके अंतर्गत मान लीजिए उस बर्फ़ के मतलब कि अंदर जो है खनिज अगर छुपा हुआ है, तो हो सकता है कि अभी तो उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी इसका उपयोग हो सकता है, यानी कि संभव है, पॉसिबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों संभावी संसाधन। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को याद रखना है हिमालय क्षेत्र की खनिज, राजस्थान तथा गुजरात क्षेत्र की हवा, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, पवन ऊर्जा का ये भी क्या होगा, संभावी संसाधन होगा। बहुत जगह ऐसा है बच्चों, सौर ऊर्जा तो अभी उपयोग में ऑलरेडी ला लिया गया है, लेकिन बहुत जगह क्या है बच्चों, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला है आपका विकसित संसाधन, यानी कि इसका विकास हो चुका है, इसको बोलेंगे विकसित संसाधन। वह संसाधन जिसका जांच के बाद उपयोग के लिए गुण और मात्रा का निर्धारण हो चुका है, उसे बोलेंगे हम लोग विकसित संसाधन। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स। तीसरा है आपका भंडार। यहाँ पर विकसित संसाधन में आप लोग जल विद्युत कर दीजिए बच्चों आप लोग। ठीक है, जल विद्युत जो पन बिजली, पानी से जो बिजली ये किया जाता है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकसित संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। भंडार संसाधन क्या हो जाएगा, वह संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, उसे क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहेंगे। यानी कि बहुत ही असीमित मात्रा में क्या है बच्चों, आपका भंडार है। जैसे आपका सूरज है, सन, इसमें क्या है बच्चों, असीमित मात्रा में ऊर्जा है, असीमित मात्रा में ऊर्जा है, तो इसका उपयोग अगर हो जाए तो ये क्या होगा, भंडार संसाधन, बहुत ही असीम मात्रा में इसके पास क्या है बच्चों, एनर्जी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग भंडार संसाधन। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग याद रखेंगे, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा की काफ़ी मात्रा छिपी होती है। यानी कि जल किसका यौगिक है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन H2O, जल का फुल फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला H2O। इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु, 2, और ऑक्सीजन का कितना बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो आपका ये आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल सबको याद रखना है। आगे आपका संचित कोष संसाधन, ये आपका चौथा यानी कि लास्ट है। संचित कोष संसाधन किसको बोलेंगे, रिजर्व रिसोर्सेज। वह संसाधन जिसमें काफ़ी ऊर्जा छिपी हुई है, तकनीकी के विकास के आधार पर इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है बच्चों, इसमें काफ़ी ऊर्जा छिपी हुई है, इन संसाधनों में क्या है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा छिपी हुई है, लेकिन जब तक टेक्निक का विकास करके, टेक्निक का उपयोग करके, तकनीकी विकास के आधार पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग संचित कोष संसाधन। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएंगे, जैसे नदियाँ, जैसे वायु तथा झरनों में छिपी हुई ऊर्जा। कोई भी झरना होती है बच्चों, उसमें क्या होती है, पानी बहुत ही
तेज यानी गति के साथ गिरती है, तो इसका उपयोग, इसमें भी क्या होगा बच्चों, बहुत ही असीम मात्रा में ऊर्जा छिपा हुआ है। तो इसका हम लोग अगर टेक्निक के आधार पर टेक्निक का विकास करके अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग संचित कोष संसाधन। ठीक है, अब लास्ट है आपका टॉपिक संसाधनों का संरक्षण और संसाधनों का महत्व। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है बच्चों, तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप मकान बनाते हैं बच्चों, एक मकान का निर्माण करते हैं, इस मकान के निर्माण के लिए कितनी सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले आपको लोहा की ज़रूरत पड़ती है, तो लोहा आपको कहाँ से प्राप्त होता है, खनिज और अयस्कों से। तो खनिज और अयस्क क्या है बच्चों, एक संसाधन है। कैसा संसाधन है, तो अजैविक संसाधन है। तो जब इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा तो घर का निर्माण कैसे होगा, अन्य मशीनों का निर्माण कैसे होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चलता है कि सारे संसाधनों का संरक्षण क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसका संरक्षण करना चाहिए। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग से ही उपयोग क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। इसको याद रखना है आपको। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कथन है बच्चों कि हमारे पास क्या है, पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि अभी के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आगे भविष्य में रखने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। इस कथन को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपको कोई बोले बच्चों संसाधनों का महत्व क्यों जरूरी है, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से इसी के आधार पर आप लोग क्या करेंगे, वर्णन कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था और 2019 में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संसाधनों का जो संरक्षण है इसके क्या महत्व है, महत्व को ही बता सकते हैं आप लोग। तो ये सब भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें से इस सेक्शन से कहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था बच्चों, एक बार पूछा गया था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक जो संसाधन है इसके संरक्षण, अभी यहाँ पर बात की ना संरक्षण के बारे में, तो यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों कि 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो ये कन्वेंशन जो हुआ था, कौन सा कन्वेंशन था, कहाँ पर हुआ था, तो हम लोग को याद रखना चाहिए अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन था, यह आपका अफ्रीकी। ठीक है, और दूसरा आपका है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो संसाधन से संबंधित है बच्चों, तो हम लोग को याद रखना है विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये आपका 2018 में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था आपको। ठीक है, और उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, VVI है, यहाँ से पूछा हुआ है कि प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, यानी कि स्थान का नाम पूछा था बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है 2022 में। तो ये आपका हुआ था रियो डी जनेरिया। ठीक है, याद रखना है आपको, रियो डी जनेरिया में हुआ था। क्या हुआ था, तो पहला यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या कहीं पर भी समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लिए बच्चों, और अपने नए फ्रेंड को, न्यू दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छा मटेरियल ला सके और आप लोग बोर्ड परीक्षा में 80 से 90% आसानी से गेन कर सके, प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।